लेकिन ये समझने वाली बात है कि इंतकाम अभी बाकी है, क्योंकि ईरान ने तो काउंटर अटैक कर दिया, लेकिन इजराइल का कहना है कि हमारी तरफ से हमले होंगे और जल्द ही होंगे और बड़े अटैक किए जाएंगे। आधी रात इजराइल में त्राहिमाम मच गया। मिडिल ईस्ट का भूगोल बदलेगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान की तरफ से भी धमकियां दी जा रही हैं, ईरान की तरफ से कहा गया कि ये जो हमला है ये पहला हमला है, इसके बाद और हमले किए जाएंगे। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया कि हम जंग नहीं चाहते हैं। दूसरी ओर इजराइल की बात करें तो वो भी युद्ध के लिए तैयार है। और स्टूडियो में इस वक्त चर्चा करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूके देवनाथ सर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जो कुछ हो रहा है आपको क्या ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट ईरान के साथ खड़ा होगा? और ईरान जो एक तरह से कहें कि नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद खामनेई को सेफ हाउस में भेज रहा था, उसके पास इस तरीके की ताकत कहाँ से आ गई कि इजराइल से सीधे भिड़ लो जाते? अभी तक जो हुआ है 3 बजे तक जो हुआ है, उससे तो यही लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में कोई भी मुस्लिम देश, अरब देश जो है ईरान के समर्थक में फौजी तौर पर सामने नहीं आया। हाँ, ओआईसी की बैठक के बाद कुछ मुस्लिम देशों ने डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल मैसेजिंग दी थी, जिसमें उन्होंने बयान जारी किए थे कि इस युद्ध में वो फिलिस्तीन के लोगों के साथ हैं। लेकिन क्या इन मुस्लिम देशों में 57 देश हैं, क्या इनमें से कोई भी आके ईरान के साथ खड़े होकर इजराइल के विरुद्ध युद्ध करेगा? यानी अपनी फौज को, अपनी नेवी को, एयरफोर्स को, टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियों को युद्ध में कमिट करेगा? अभी तक इस मिनट तक इसके कोई आसार नहीं है, लगता है होगा भी नहीं, क्योंकि गल्फ के आसपास जितने देश हैं, चाहे हम अबू धाबी, कतार, कुवैत, ओमान, इन सब का नाम ले सकते हैं, इनमें से कोई भी देश ईरान के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि वो सब अमेरिका के साथ बहुत मित्रतापूर्ण और मजबूत रिश्ते रखते हैं। इजिप्ट जो है वो भी कैंप डेविड एग्रीमेंट साइन करने के बाद अब इजराइल का अभिन्न मित्र है। और तो और सऊदी, जो कि अपने को एक टाइम में कोशिश कर रहा था कि वो सारे मुस्लिम देशों का, सुन्नी देशों का अग्रणी लीडर बन जाए, सऊदी ने तो अब कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से अब्राहम अकॉर्ड साइन करके इजराइल के साथ दोस्ती कर ले, क्योंकि अमेरिका ने उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनाम देने का वादा किया हुआ है। बचा खुचा रह गया सिर्फ एक पावरफुल मुल्क है, तुर्की में एर्दोगान ने इजराइल की भर्त्सना की है, एर्दोगान ने इजराइल के ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं, लेकिन तुर्की भी इस युद्ध में ईरान के समर्थन में ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि तुर्की नेटो का मेंबर है। तुर्की की दशकों से दिली ख्वाहिश रही है कि वो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर ले। अगर तुर्की इस युद्ध में इजराइल के विरुद्ध छलांग मारता है फौजी तौर पर, तो उसके यूरोपियन यूनियन ज्वाइन मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि हर कोई अपनी बेनिफिट के अकॉर्डिंगली इसमें पार्टिसिपेट करेगा कि मुझे करना है, क्या नहीं करना, कितना नुकसान हो रहा है, कितना नहीं नुकसान हो रहा है। पांडे सर, मैं आपसे भी यही समझना चाहती हूँ कि क्या यहाँ पर आप देखें कि ये पूरा खेल जो चल रहा है, ये क्या बेनिफिट का खेल हो जाएगा, जिसमें आईओसी डिसाइड करेगा कि हमें किस तरफ जाना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाए, उल्टा हमको ही भुगतना पड़ जाए? देखिए, दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि आज विश्व जो है वो इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है, यानी कि एक दूसरे पर हम लोग निर्भर हैं। कोई देश अपने आप में ये नहीं कहता कि वो 100% जो है स्टेबल है और वो खुद अपना सब कुछ लुक आफ्टर करता है। इकोनॉमिक्स हो, चाहे उसकी रिक्वायरमेंट हो, सप्लाई चेन इतनी स्ट्रांग बन गई है कि हर एक देश का उसमें कंट्रीब्यूशन है। दूसरी बात कि कूटनीति में कहा जाता है कि दुश्मनी जो है वो परमानेंट नहीं होती है, परमानेंट होता है राष्ट्रीय हित। मेरे हित में क्या है, भारत ने भी इसी नियम का पालन किया है, जो भारत के हित में रहा है हम उसके हिसाब से अपनी विदेश नीति के निर्धारित करते हैं, और सभी देश भी ऐसा ही करते हैं। जहाँ तक बात है इस क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट में जो अभी इम्बैलेंस पैदा हो गया है, जो पूरा समीकरण छितरा गया है, उसका मुख्य कारण है एक तो शिया सुन्नी का जो दो वर्गों के बीच में मतभेद है, वो भी बहुत बड़ा कारण है। कि हमें पता है कि नसरुल्लाह जो है शिया ग्रुप के थे और सुन्नी लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे थे उनके खात्मे को, और इसी प्रकार से जो 57 देशों का ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, उसमें भी दो धड़े हैं जो कि इस आधार पर बटे हुए हैं। साथ ही जो उनके क्षेत्रीय, जो उनके बीच में जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके क्षेत्रीय लाभ हैं, उनके हित हैं, वो उससे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि जानते हैं कि आज ये लड़ाई हो रही है, कल क्या इक्वेशन होगी, क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट होगी, उसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है।
जहां तक बात है युद्ध की, जो अभी आज की ताज़ा स्थिति है, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये वो सभी पहलू हैं सर जिनको समझने की जरूरत है और इन पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। और सवाल भी खड़ा होता है कि मिडिल ईस्ट में क्या महायुद्ध की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि तस्वीरें तो ऐसी हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसके मिसाइल हमले में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय को नुकसान पहुंचा है। जी हाँ, ईरान ने तस्वीरें भी जारी की हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें ईरान की तरफ से जारी कर दी गई हैं और बता दिया गया है कि इसमें खुफिया एजेंसी मोसाद का एक बड़ा ठिकाना ध्वस्त हुआ है, उसे निशाना बनाया गया है, बर्बाद हुआ है। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। ईरान ने मिसाइल दागी, एक बार नहीं कई बार रॉकेट और मिसाइलें दागी, कई हमले हुए और निशान पर मोसाद मुख्यालय भी तबाह। और इस बीच एक और बड़ी खबर, यूएन महासचिव पर इजराइल में बैन लगा दिया गया है। इजराइल ने गुटेरेस पर बैन लगाया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। यूएन महासचिव पर बैन लगाया गया है क्योंकि जिस तरह से तमाम वो स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रहे थे, वो ये दिखा रहे थे कि कैसे ईरान का साथ निभाते नजर आ रहे थे गुटेरेस। और अब देखिए किस तरह से बड़ी कार्रवाई की गई है इजराइल की ओर से। यूएन महासचिव पर बैन की कार्रवाई बहुत कुछ दिखाता है कि कितने गुस्से में है इजराइल। That's about 30 feet deep. और बिल्कुल तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जिस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि यूएन के महासचिव पर बैन लगा दिया है इजराइल ने। इजराइल बहुत क्लियर है अपने एक्शंस को लेकर, जो उसने कहा था क्या लग रहा है कि उसी रास्ते पर वो आगे बढ़ रहा है, जो भी रास्ते में आएगा उससे वो लड़ेगा। जी हाँ, एंटोनियो गुटेरेस के बयान से इजराइल काफ़ी परेशान था, लेकिन मामला थोड़ा हास्यास्पद है राजनीतिक एंगल से अगर देखें। इजराइल एक छोटा सा देश है, अगर वो कोई बैन लगाता है तो इसके हिसाब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में जो भी महासचिव होते हैं उनको 200 देशों ने एक साथ सिलेक्ट किया है। बहुत ही लंबा, बहुत ही डेलिब्रेट प्रोसेस होता है जिसके द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है या उनको हिलाया जाता है। यूएनएससी में 15 मेंबर हैं, 5 मेंबर एस्तो मजबूत हैं जिनके पास वीटो पावर है। इसके अलावा जब महासचिव का चयन होता है तो बाकी जो 180 देश हैं वो भी वोटिंग करते हैं। तो ये बहुत ही सांकेतिक कदम है। इसका असल में यूनाइटेड नेशन, यूएनजीए या यूएनएससी के कार्रवाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दारोमदार निर्भर करता है असल में कि यूएनजीए में जो आज मीटिंग हो रही है उसमें अमेरिका का क्या रुख रहता है। यूरोपियन देश जो हैं, जिनमें खासतौर से इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, इनका क्या रुख रहता है। अगर ये देश चाहते हैं कि इजराइल के ऊपर थोड़ा लगाम लगाया जाए या ईरान की भर्त्सना की जाए, ईरान के ऊपर दबाव जाए, तो वही होगा। जी सर, एक बात और मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, ये बहुत बड़ा कदम है। अगर आप यूएन महासचिव को बैन कर रहे हैं तो ये बिल्कुल दिखा रहा है कि जो इजराइल है वो कितने गुस्से में है और किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो किसी स्टेटमेंट को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान की कार्रवाई को अगर कोई उचित ठहराएगा तो फिर हर किसी पर बैन लगाया जाएगा। ये एक्शन लेकर उसने ये बता दिया। देखिए, अगर आप ध्यान दें तो पिछले लगभग 1 वर्ष में जो भी यूनाइटेड नेशंस का रोल रहा है इजराइल के कार्यकलापों में थोड़ा सा संदेहास्पद रहा है, क्योंकि UNRWA जो कि गाज़ा में ऑपरेट करती है, वहाँ पर पाया गया कि हमास के बहुत सारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स जो हैं यूएन ऑफिस के आसपास थे और वहाँ के लोग जो UNRWA में जो काम कर रहे थे लोग वो सहायता कर रहे थे, ऐसा जो है बताया गया। अब कितनी सच्चाई है इसके बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो सामने है वो तस्वीरें यही हैं। लेकिन इसका भी शिकायत की, इजराइल ने शिकायत की, अमेरिका ने भी कहा कि भाई ये गलत बात है कि उनको आप प्रशा दे रहे हैं, जो मिलिटेंट्स हैं गाज़ा के, हमास के लोग। तो उसके बाद से ही चल रहा था कि भाई जो ये महासचिव सेक्रेटरी जनरल हैं कुछ रोल प्ले करेंगे गुटेरेस साहब, लेकिन उस तरफ से कोई खास एक्शन हुआ, केवल जो है कुछ कह दिया गया कि भाई नहीं आप इसमें इन्वॉल्व मत होइए। अभी की जो घटना है कि जो बैन किया गया उनके, जब हम कह रहे हैं बैन किया गया, इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल इजराइल में ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। बाकी बैन का बहुत ज़्यादा कूटनीतिक प्रभाव पड़ेगा, वो अभी मुश्किल है कहना, क्योंकि अभी बहुत कुछ पाइपलाइन में है नहीं। सबको पता है वो आते हैं तो वो शांति के बारे में कहते हैं कि शांति स्थापित करिए और ह्यूमैनिटेरियन एड को जाने दीजिए वगैरह वगैरह, जो कि पिछले कई महीनों से ऐसा कहा जा रहा है। तो इन सबको देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी जो आज की तारीख में जो है उन पर बैन लगाना बहुत ज़्यादा जो प्रभावकारी नहीं होगा, कोई मतलब उसका नहीं होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो एक सांकेतिक भाषा में बहुत बड़ा ये निर्णय है
बैन लगाना, और ये एक कुकृत्य में माना जाएगा जो कि कोई भी देश इसका स्वागत नहीं करेगा। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने लगातार बताया कि बहुत ज्यादा कूटनीतिक असर यहाँ पर नहीं पड़ेगा, हालांकि इजराइल लगातार अभी कल भी ये बात कहता नजर आया कि अपनी आत्मरक्षा के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे, जो भी रास्ते में आएगा उससे हम भिड़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल सर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।